Welcome back to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. Today we will solve 2023 question paper of CDP. According to Piaget, the four qualitatively different stages. Piaget के according जो four qualitatively different stages के बारे में उन्होंने हमें बताया, जैसे कि sensory, motor, pre-operational, operational and formal operational. इनमें से कौन सा statement है जो correct है? Are dependent upon the genetic code of the children. वो जो stages है वो सिर्फ बच्चे के जो genetic code है उसी पे depend करती हैं. तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो जेनेटिक और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है दोनों पे डिपेंड करता है, सिर्फ जेनेटिक पे नहीं. रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. सेकंड ऑप्शन इस पे करेक्ट होगा. रिप्रेजेंट यूनिवर्सल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, वो जो 4 स्टेजेस उन्होंने हमें बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, वो एक यूनिवर्सल पैटर्न को बताता है बच्चे का जो डेवलपमेंट है. ठीक है, बच्चा चाहे किसी भी कल्चर में है, किसी भी सोशल डेवलपमेंट के साथ है, कहीं पे भी अगर वो रह रहा है तो उसके अंदर जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा वो यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करता है जो 4 स्टेजेस में हम पढ़ते हैं. इलुस्ट्रेट दैट चिल्ड्रंस माइंड आर मिनिएचर एडल्ट माइंड. बच्चे का जो माइंड है वो एडल्ट के माइंड का मिनिएचर होता है. ठीक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है. इसमें उन्होंने हमें बताया कि जो थिंकिंग का अमाउंट है, थिंकिंग का अमाउंट जो है वो सेम होता है एक एडल्ट और बच्चे के अंदर, लेकिन उसकी जो काइंड है, काइंड मीन्स टाइप या क्वालिटी, उसमें वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, मतलब बच्चे की जो प्रॉब्लम है और एडल्ट की जो प्रॉब्लम है उनमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो उनका थिंकिंग का अमाउंट होगा उस प्रॉब्लम को लेके वो दोनों का सेम होता है. तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा. वेरी वास्टली अक्रॉस द वेरियस कल्चर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, ये वर्ल्ड के जो अलग अलग कल्चर्स हैं उनमें वेरी करता है, मतलब अलग अलग तरीके से होगा, तो ये भी गलत है. लेव वाइगॉट्स्की बिलीव दैट डेवलपमेंट. वाइगॉट्स्की जो है वो बिलीव करते हैं कि डेवलपमेंट रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम मैचुरेशन, डायरेक्टली मैचुरेशन से आता है. रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन या फिर सोशल इंटरेक्शन से आता है. इज एन अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्रामिंग, या सिर्फ जेनेटिक प्रोग्रामिंग का अनफोल्डिंग है. इज डिसकॉन्टिन्यूस इन नेचर, या फिर वो डिसकॉन्टिन्यूस है नेचर में, मतलब कॉन्टिन्यूस नहीं चलेगा. तो जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है वो हम पढ़ते हैं सोशल डेवलपमेंट पे. तो इनका जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा? रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन. बच्चा जब सोशली इंटरेक्ट करता है दूसरे के साथ तब उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, साथ में ही उसका लैंग्वेज या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है. Which of the following is a limitation of Piaget's theory of cognitive development? इनमें से जो पियाजे की थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, उसकी लिमिटेशन हमें बतानी है. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट. उन्होंने बायोलॉजिकल रोल के बारे में हमें नहीं बताया इसमें. इट डज नॉट अकाउंट फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर एंड सोशल फैक्टर, या फिर कल्चर और सोशल फैक्टर के बारे में नहीं बताया. does not account for individual differences in cognitive development. individual differences के बारे में नहीं बताया, या फिर ओवर फोकस किया है, एम्फसाइज किया है रोल ऑफ लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे. तो इसका जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन है ऑप्शन नंबर बी. इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमें बताया कि माइंड जो है वो किस तरीके से बच्चे का डेवलप होता है, लेकिन उन्होंने सोशल या फिर कल्चरल फैक्टर्स के बारे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है उसे वो नहीं बताया. ये सोशल और कल्चरल जो है, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया, वाइगॉट्स्की ने हमें इसके बारे में बताया. असर्शन में दिया है एवरी ईयर लता ए क्लास 7 टीचर invite a female math professor and a male nurse to the class to discuss career in this field. ठीक है, हर साल जो लता 7 क्लास की टीचर हैं वो इनवाइट करती हैं फीमेल मैथ प्रोफेसर को और मेल नर्स को, ताकि वो अलग अलग करियर या फील्ड के बारे में बच्चों को बता सकें. तो इस असर्शन में क्या देखने को मिल रहा है कि जो फीमेल है वो मैथ्स के प्रोफेसर हैं और जो मेल है वो एक नर्स का प्रोफेशन है उनका. ठीक है, मतलब इसमें जो जेंडर रोल्स हैं उनके अगेंस्ट चीज़ें हुई हैं. जेंडर जो आपकी इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया गया है. तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा. जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी. जो जेंडर डिफरेंसेस हम देखते हैं मेल और फीमेल की क्वालिटीज़ में, या बायसनेस जो हम देखते हैं, वो सारे इनेट होते हैं. इनेट का मतलब है जो आपको बाय बर्थ मिले हैं या थ्रू हेरिडिटी मिले हैं, और एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी, और आप उसको सोसाइटी में आने के बाद एक्वायर नहीं करते हो. तो ऑप्शन नंबर बी इसमें गलत होगा, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो सोसाइटी के थ्रू ही बनाए जाते हैं, ना कि वो इनेट होते हैं या हेरिडिटी के थ्रू आते हैं. तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा. ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स. Which of the following question
प्रमोट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे के अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को बताता है? तो क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो आपको पता है किस तरीके से डेवलप होती है। अगर आप लॉजिकल वे में किसी चीज़ को सोचते हो या ऐसी चीज़ें करते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करते हो या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का यूज़ करते हो जिसमें खुद से चीज़ें करके आप यूज़ कर सकते हो, ब्रेन का यूज़ करके आप क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो, ठीक है? या फिर ऐसी सिचुएशंस को सॉल्व करके जो प्रॉब्लम करंट सिचुएशन पे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करके आपके अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो डेवलप हो सकती है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी कैपिटल्स आर देयर इन अ कंट्री। एक कंट्री में कितनी स्टेट और कैपिटल है। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करता है, ये रोट मेमोराइजेशन पे है, ये सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप उसको लर्न कर रहे हो और प्रोड्यूस कर रहे हो। बट इट इज द नेम ऑफ योर कंट्री एंड द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द मैप, ठीक है? कंट्री का नेम क्या है और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड है। थर्ड है वेयर डज वाटर कम फ्रॉम इन योर सिटी, आपकी सिटी में पानी का जो सोर्स है वो कहाँ से है, तो ये भी आपका मेमोरी बेस्ड है। लास्ट है विच कैन बी द बेस्ट वे टू सेव वाटर एंड वाई, ठीक है? इनमें से कौन सा या कौन सा मेथड है जिससे आप वाटर को सेव कर सकते हो और क्यों करोगे, ठीक है? तो ये एक जो आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग आप कह सकते हो, ठीक है? जिसमें आप डिस्कशन करके अपने अपने रिव्यूज दे सकते हो, व्यूज दे सकते हो उसके ऊपर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। व्हाट डज इंक्लूसिव एजुकेशन एंटेल? इंक्लूसिव एजुकेशन इनमें से हमें क्या बताता है, ठीक है? तो इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हमें पता है, इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें हर बैकग्राउंड का बच्चा जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके पास होती है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसमें स्पेशल चिल्ड्रन या किसी को डिसऑर्डर्स है या फिर वो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, वो सारे इसमें आ सकते हैं। प्रोविजनिंग ऑफ ओनली वोकेशनल एजुकेशन टू लर्नर विद स्पेशल नीड, इसमें सिर्फ प्रोविजनिंग मतलब मेन फोकस होता है सिर्फ वोकेशनल लैंग्वेज पे, जो स्किल बेस्ड या एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन होती है, और वो स्पेशल जो नीड वाले बच्चे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये सबके लिए इक्वल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, करिकुलम में एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है जिससे आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझ सकते हो। सेग्रीगेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज, उनकी एबिलिटी के बेस पे कुछ बच्चे जो हैं जैसे अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या कुछ हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको आप सेपरेट कर दोगे, ये गलत स्टेटमेंट है। लास्ट स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, हर बच्चे के लिए एक स्टैंडर्ड करिकुलम है। स्टैंडर्ड करिकुलम वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्ड करिकुलम लेके चलते हो तो उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो आप नहीं पहचान पाओगे, ठीक है? वो हर बच्चे के लिए सेम पैटर्न हो जाता है, तो आपको सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एज अ रिजल्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्हाट इज द रोल ऑफ एविडेंस इन क्रिटिकल थिंकिंग? क्रिटिकल थिंकिंग में एविडेंस का क्या रोल होता है? एविडेंस इज इरेलीवेंट टू क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इरेलीवेंट माना जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है। एविडेंस शुड बी इग्नोर्ड इन फेवर ऑफ पर्सनल ओपिनियन, अगर कोई अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा है तो वहाँ पे आपको एविडेंस को इग्नोर करना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। एविडेंस शुड बी एक्सेप्टेड विदाउट एनालिसिस, एविडेंस को बिना एनालिसिस के आप एक्सेप्ट कर लोगे, ये भी गलत है, ठीक है? एविडेंस शुड बी इवेल्युएटेड इन अ लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक वे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। एविडेंस को, जो भी आपके पास किसी भी चीज़ का प्रूफ है, उसको आप इवेल्युएट करोगे एक लॉजिकल वे में और सिस्टमैटिक वे में। असर्शन में दिया है जीन पियाजे एंड लेव वाइगॉट्स्की डिफर इन देयर पर्सपेक्टिव ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ लैंग्वेज ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। जीन पियाजे और जो वाइगॉट्स्की हैं वो डिफर करते हैं अपने पर्सपेक्टिव में, जो बच्चे का इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज पे ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, ठीक है? लैंग्वेज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। सेकंड में दिया इन डिस्कवरी लर्निंग टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड स्टूडेंट ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्व्स। डिस्कवरी लर्निंग में टीचर जो है वो बच्चे को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि उसको खुद से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लेके आना है। तो उसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ
ए, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि जो जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की हैं, पियाजे ने अपनी जो थ्योरी है वो कॉग्निटिव पे दी है, जबकि वाइगॉट्स्की जो है लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज थ्रू सोशल डेवलपमेंट के थ्रू ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट था। डिस्कवरी स्ट्रैटेजी में क्या होता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है जो पास्ट से रिलेटेड है और उसके बेसिस पे बच्चे को सर्वे या जर्नल्स पढ़ के या लाइब्रेरीज में जाके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके लेके आना होता है। असर्शन में दिया है कंसीडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्टिंग डेवलपमेंटल रेट्स अमंग चिल्ड्रन। जो कंसीडरेबल वेरिएशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं डेवलपमेंटल रेट में बच्चों के, ठीक है। मतलब हर तरीके का जो रेट है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है या कल्चरल डेवलपमेंट है, उसमें आपको अलग अलग वेरिएशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं। सेकेंड है डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इन inevitable result of complex interaction of genetic and experiential variations। और जो आपको variations देखने को मिलती हैं वो दो चीज़ों का रिजल्ट है। एक तो जेनेटिक पार्ट उसमें आएगा हेरिडिटी के थ्रू, और दूसरा जो आप एक्वायर्ड करते हो एनवायरनमेंट से एक्सपेरियंशियल। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो। सिबलिंग रिलेशनशिप, सिबलिंग्स जो है उनका रिलेशनशिप किस तरीके का होता है, ठीक है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ओनली ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। जो सिबलिंग्स हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल करते हैं सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है। ये गलत है, सिर्फ अर्ली चाइल्डहुड तक नहीं होता, वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। डू नॉट हैव मच रोल इन सोशलाइजेशन, इनका सोशलाइजेशन में रोल नहीं है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर आप सिबलिंग किसी दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो वो सोशलाइजेशन का ही पार्ट आता है। Are similar to relationship with parent and peer and play an important role in socialization throughout childhood। ये similar है रिलेशनशिप, जैसा कि आपका पेरेंट्स के साथ होता है या फिर जिस ग्रुप के साथ, जिन लोगों के साथ आप रहते हो पेयर ग्रुप के साथ, वैसा ही है, और ये सोशलाइजेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इतना स्टेटमेंट ठीक है कि ये सोशलाइजेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है, लेकिन ये पेरेंट्स और जो पेयर ग्रुप है उसके सोशलाइजेशन से डिफरेंट होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। different than relationship with parent and peer and play important role in socialization throughout the childhood। पूरे childhood तक उसको एक important role play करता है। Which principle of development is illustrated in the following statement? Children who are deprived of a conducive environment for learning language in their early years have some difficulty in picking language later in life। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का जो इस चीज़ को इलुस्ट्रेट कर रहा है? इसमें बताया कि बच्चे जो हैं वो अपने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग लैंग्वेज जो है अर्ली ईयर्स में वो अच्छे से लैंग्वेज को सीख सकते हैं इन कंपैरिजन टू लेटर इन लाइफ। अगर उनको बाद में कभी लाइफ में कोई दूसरी लैंग्वेज को सीखना है तब उनको डिफिकल्टी होती है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड तक वो इजीली उसको सीख सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज की जो हम स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये भी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें वो अच्छे से लैंग्वेजेस को सीख सकता है यूनिवर्सली, ठीक है। जैसे इसमें हम थ्योरीज पढ़ते हैं, एलएडी जो डिवाइस के बारे में हमें बताया गया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उसमें एक इनेट पावर है जिससे बच्चा जो है वो खुद से ही लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, ठीक है, जिस भी एनवायरनमेंट में या कल्चर में वो रहता है। लेकिन अगर उसको वही लैंग्वेज बाद में एक्वायर करनी है तो वो डिफिकल्टी फेस करता है इन कंपैरिजन अगर उसको चाइल्डहुड में वो सीख रहा है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज टोटली डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक्स। सिर्फ जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, ये एक्वायर्ड करेक्टर है, ये सोशलाइजेशन या फिर जो आपका एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड होता है। इट इज़ अ डिसऑर्डरली एंड अनप्रिडिक्टेबल, इसका कोई ऑर्डर नहीं है और ये अनप्रिडिक्टेबल है, ये भी गलत है। सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, देयर इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का एक सेंसिटिव पीरियड होता है जिसमें वो लैंग्वेज को इजीली सीख सकता है। लैंग्वेज एंड कॉग्निशन आर कॉम्प्लेक्सली इंटर रिलेटेड, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन हमें इस के बारे में बताना है कि जो पहले के एज है वहाँ पे वो सीख सकता है, बाद में नहीं सीख सकता, तो उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट गलत होगा। वैसे अगर हम देखें तो लैंग्वेज और कॉग्निशन जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। असर्शन में दिया है टीचर शुड आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ फॉर स्ट्रेंथनिंग द कंसेप्ट। टीचर जो है वो बच्चे को बच्चे के बताना चाहिए खुद के ओन किसी भी कंसेप्ट के बारे में खुद के एग्जाम्पल लेके, या फिर उसी टॉपिक के बारे में जो नॉन एग्जाम्पल्स हैं उनको कंपेयर करके। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। रीजन में दिया है थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कंसेप्ट वाइल नॉन एग्जाम्पल टेंड टू कंफ्यूज द
स्टूडेंट्स। जो थिंकिंग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, वो स्ट्रेंथनिंग, मतलब जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल पढ़ रहे हो तो वो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड कराता है, जबकि जो नॉन एग्जाम्पल्स हैं वो बच्चे को कंफ्यूज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। General principles of learning suggest that student learn better if a teacher. General principle of learning में suggest किया जाता है कि बच्चा जो है वो learn कर सकता है better way में अगर teacher जो है वो इनमें से क्या चीज़ करेगा, ठीक है। तो टीचिंग के टाइप्स में या मैगजिम्स में हम पढ़ते हैं कि टीचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप मूव करते हो फ्रॉम नोन टू अननोन, नोन टू अननोन। नोन टू अननोन का मतलब है कि पहले आप बच्चे को वो चीज़ें बताओगे जो उसको पहले से पता है, उसके बाद आप उसको जो नहीं पता है उसकी तरफ मूव करोगे, ठीक है। तो नोन टू अननोन मूव होता है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ओवरऑल एंड देन मूव टू द इंट्रिकेसीज ऑफ इट, ठीक है। सबसे पहले आप बच्चे को पूरे कंसेप्ट के बारे में बताओगे, फिर जो डिफिकल्ट पार्ट है उसकी तरफ मूव करोगे। सेकेंड, फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन। सबसे पहले आप लॉजिक और रीजन वाला पार्ट करा दोगे, उसके बाद उस ग्रांट अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई आइडियाज, उसके बाद उसके आइडियाज को लोगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लॉजिकल पार्ट आपका बाद में होगा, पहले जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे आप चीज़ों को बताते हो। फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट एंड देन कम्स टू व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज, ठीक है। सबसे पहले आप डिस्कस करोगे जो बच्चे को नहीं पता है, उसके बाद जो पता है वो बताओगे, ठीक है। तो ये उल्टा ही अननोन टू नोन हो गया, ये नहीं होगा। फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव टू द फिजिकल फॉर्म। पहले आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में बताओगे, फिर उसकी फिजिकल फॉर्म में बताओगे, तो ये भी गलत है। ये नोन टू अननोन जाता है, उसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। A teacher want to help her student develop metacognitive skill, which of the following strategies would be effective? तो इसमें से टीचर जो है वो बच्चे को हेल्प करना चाहता है उसके अंदर मेटाकॉग्निटिव स्किल को डेवलप करने के लिए, तो उसमें से कौन सी स्ट्रैटेजी है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी? तो मेटाकॉग्निटिव या मेटाकॉग्निशन जो प्रोसेस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें बच्चा खुद की थिंकिंग के बारे में ही अवेयर होता है, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, या फिर कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन, या फिर नोइंग अबाउट नोइंग, ठीक है। मतलब जो चीज़ आपको पहले से पता है या फिर जो चीज़ आप सोच रहे हो उसके बारे में दोबारा से सोचना या उसके बारे में अवेयरनेस होना, उसको बोलते हैं मेटाकॉग्निशन। तो फर्स्ट में दिया है असाइनिंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट टू मेमोराइज एंड एनकरेजिंग देम टू रिपीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आप उसको एक टेक्स्ट दे रहे हो लर्न करने के लिए और वही उसको एज इट इज प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें खुद की थिंकिंग के बारे में होता है, ये रोट मेमोराइजेशन को बता रहा है। सेकेंड है प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद डिटेल्ड एंड प्रेस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल द टास्क। एक बच्चे को आप एक डिटेल्ड और प्रेस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराओगे हर लर्निंग टास्क के लिए, ये भी गलत है। हर लर्निंग टास्क के लिए एक अलग तरीके का इंस्ट्रक्शन होता है, प्रेस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन लर्निंग एंड इवेल्युएट देयर प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। इसमें बच्चे का जो खुद का लर्निंग है उसको रिफ्लेक्ट ये करता है कि वो खुद के बारे में जो चीज़ें सीख रहा है उसी के बारे में वो किस तरीके से अवेयर है। प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड एंड फीडबैक टू मोटिवेट देम, इसको फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ये असेसमेंट का पार्ट है, मेटाकॉग्निशन का पार्ट नहीं है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन, curriculum learning expectation are the same in dash while in dash they are different। इंक्लूजन जो अभी हमने पढ़ा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो हर बच्चे के लिए सेम होती है, मतलब हर तरह का जो बच्चा है वो उसको इक्वली पढ़ सकता है। तो इसमें से जो करिकुलम है एक्सपेक्टेशन, जिसमें से लर्निंग की जो एक्सपेक्टेशन है वो सेम रखी जाती है, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड है चाहे वो कोई गिफ्टेड चाइल्ड है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन प्रोसेस में क्या होता है कि बच्चे की जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस है वो सेम होती है, वाइल इन डैश दे आर डिफरेंट। और वो डिफरेंट किसमें होते हैं, मॉडिफिकेशन में, कि आप उसको किस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है। मतलब बच्चे को प्रोविजन में रखा जाता है ताकि वो इजीली फ्लेक्सिबल वे में पढ़ सके, तो मॉडिफिकेशन में वो डिफरेंट होगा लेकिन एक्सपेक्टेशन उससे सेम होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा।
Which of the following set correctly mention the characteristic on which student who are gifted typically differ from other student in the क्लास? इनमें से कौन सा सेट है जो बताता है कि जो गिफ्टेड इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, डिफर है अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास? गिफ्टेड इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी मेंटल जो एबिलिटी है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है दूसरे बच्चों से, या फिर जो क्रिएटिविटी है, लॉजिकल वे से वो सोचते हैं, ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका अच्छा होता है, या फिर जो जिनका वो कैब अच्छा होगा, ठीक है, वो सारे इसमें आते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया एडवांस्ड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनको अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ एडवांस डेप्थ होती है। फास्ट पेस ऑफ लर्निंग, उनका लर्निंग का जो पेस है मतलब इजीली वो चीज़ों को फास्ट तरीके से लर्न कर सकते हैं। हाई डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये गलत होगा। रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। तो फिजिकल डेवलपमेंट फास्ट नहीं होता क्योंकि वो भी नॉर्मल इंडिविजुअल की ही तरह है, लेकिन उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो दूसरों से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ए एंड बी। Which of the following statement is correct in the context of hearing impairment? हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? तो हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब है कि वो बच्चे जो जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है, ठीक है, कम सुनाई देता है या फिर सुनाई ही नहीं देता है। तो फर्स्ट इसमें दिया है हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ ए चाइल्ड कैन बी रिलायबली टेस्टेड बाय मेकिंग लाउड नॉइसेस नियर द चाइल्ड। हियरिंग इम्पेयरमेंट को आप कैसे पता लगा सकते हो? उसके पास में लाउड नॉइसेस के साथ, ठीक है, टेस्ट करके। ये गलत स्टेटमेंट है। सेकेंड है हियरिंग इम्पेयरमेंट इज ऑलवेज ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम विद द ईयर, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ही होता है, ये गलत है। सिर्फ फिजिकल की वजह से नहीं होता, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसमें हो सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। हर जो हियरिंग इम्पेयरमेंट वाला बच्चा है वो साइन लैंग्वेज का ही यूज़ करता है, ठीक है, सिर्फ साइन लैंग्वेज का यूज़ नहीं करता, कुछ जो है वो अलग अलग जो टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन्स वगैरह आती हैं उनका भी यूज़ करते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है बच्चे की जो बोलने की एबिलिटी है उसको भी अफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुद की साउंड को ही नहीं सुन पाएगा तो वो अलग से चीज़ों को प्रोनाउंस कर सकता है, इसीलिए हियरिंग इम्पेयरमेंट अफेक्ट कर सकता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट According to constructivist theorist, which of the following statement would not be correct? Constructivist थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है? तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट का मतलब है जो सोशल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे कि वाइगॉट्स्की ने हमें बताया है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ये है लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। बच्चा जो है वो उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड होना चाहिए फॉर इफेक्टिव लर्निंग के लिए। सेकेंड है नॉलेज इज प्लूरिस्टिक एंड मल्टीपल। लैंग्वेज जो है उसकी मल्टीपल फॉर्म्स हो सकती हैं। लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज इन देयर सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। बच्चे जो हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट में रह के। और नॉलेज इज सब्जेक्टिव, और नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव है, मतलब वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि वो किस तरीके से उसमें है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें जो स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है वो है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। लर्नर्स नीड टू बी एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट टू इंश्योर इफेक्टिव लर्निंग। इफेक्टिव लर्निंग होता है जिसमें बच्चा खुद की मेंटल एबिलिटी की क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप अगर करेगा उसमें, तो उसमें आप एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं होते, उसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन का यूज होता है। हाउ कैन अ टीचर हेल्प अमन हु इज स्ट्रगलिंग विद कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? ठीक है, टीचर जो है वो अमन को किस तरीके से हेल्प करेगा जो कि स्ट्रगल कर रहा है किस चीज़ में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। डिस्करेज हिम फ्रॉम एक्सपेरिमेंटिंग एंड टेकिंग रिस्क। आप उसको डिस्करेज करोगे, आप ऐसी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटिंग जो टास्क है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे इसलिए। प्रोवाइड हिम विद द आंसर्स, उसको जो क्वेश्चन दिया है उसी के आंसर आप उसको प्रोवाइड करा दोगे, इससे जो सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होते। टेल हिम टू गिव अप ऑन द प्रॉब्लम, या फिर जो प्रॉब्लम है उस पर वो गिव अप कर देगा। एनकरेज हिम टू ब्रेनस्टॉर्म एंड जनरेट आइडियाज। डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है जिसमें आप बच्चे को कोई भी टॉपिक देते हो, उस टॉपिक पे बच्चे के व्यूज देखे जाते हैं, ठीक है, और वो जो व्यूज हैं वो हर बच्चे के डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो जो व्यूज होंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, उन व्यूज को सोचते टाइम या जो इमेजिनेटिव पावर है वो इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं वो डेवलप होते हैं। The underlying principle of understanding based teaching is the belief that
ठीक है, जो प्रिंसिपल है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग का, इसमें किस चीज़ पे बिलीव करता है? लर्नर कैन कंस्ट्रक्ट नॉलेज व्हेन प्रोवाइडेड विद अ फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट टू डू सो। लर्नर्स जो हैं वो एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर उनको एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है तो। लर्नर्स नो लिटिल एंड टीचिंग इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ फैक्ट टू द स्टूडेंट। लर्नर जो मतलब जो बच्चे हैं उनको बहुत ही कम नॉलेज होता है और टीचर जो चीज़ें उसको ट्रांसमिट करेगा सिर्फ वही उसको समझ में आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच को शो कर रहा है। लर्नर्स आर पैसिव रेसिपिएंट एंड टीचर हैज़ द राइट नॉलेज। बच्चे जो हैं वो सिर्फ पैसिवली सुनते हैं, मतलब कुछ वो डाउट नहीं पूछ सकते हैं और खुद के जो व्यूज़ हैं वो भी नहीं दे सकते हैं, और जो टीचर है वो राइट होता है और उसी को सारी नॉलेज है। तो ये भी एक टीचर सेंट्रिक अप्रोच को बता रहा है। लर्नर एबिलिटीज एंड नीड्स आर डाइवर्स विच कैन नॉट बी केटर टू विदाउट फोकसिंग ऑन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन। बच्चे की जो एबिलिटी और नीड्स है वो डाइवर्स होती हैं, मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं उसमें, जो आप केटर नहीं कर सकते हो अगर आप फोकस नहीं कर सकते हो उसकी स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टीचिंग जो है वो मानता है कि लर्नर जो है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आप उसको एक फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हो तो। ठीक है, फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट का मतलब है जो भी उसको जिस भी एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबल वे से या फिर डेमोक्रेटिक या फिर फ्रीडम के साथ जहाँ पे उसको वो पढ़ सकता है, तो उसमें वो एक कंस्ट्रक्टिविस्ट जो अप्रोच है या नॉलेज है उसको डेवलप कर सकता है। स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद डिसलेक्सिया कैन बी टॉट टू रीड। जो बच्चे डिसलेक्सिया से स्ट्रगल करते हैं उनको आप किस तरीके से पढ़ा सकते हो? तो डिसलेक्सिया एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें रीडिंग एंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, या फिर जिसमें बच्चा जो है वो डी और बी में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि उसको किस तरीके से वो लिखना है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है थ्रू यूज ऑफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत होगा क्योंकि पनिशमेंट जो है वो आप बच्चे को नहीं दे सकते, पहले ही उसको डिसऑर्डर है। ठीक है, थ्रू सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग, आप उसको सिस्टमैटिक फोनोलॉजिकल ट्रेनिंग करवाओगे। फोनोलॉजिकल, फोनो का मतलब होता है साउंड से रिलेटेड। ठीक है, आप वर्ड्स को किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, किस तरीके रिदम यूज करनी है, कहाँ पे पॉज करना है, या फ्लुएंसी या एक्यूरेसी को जो बताता है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाय प्रोवाइडिंग हायर ग्रेड लेवल रीडिंग टेस्ट, जो हायर ग्रेड टेक्स्ट है आप उसको वो रीड करवाओगे। एनकरेजिंग देम टू स्टडी मल्टीपल डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसमें आप उसको स्टडी करवा रहे हो, तो ये भी गलत है। असर्शन में दिया है टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट स्टीरियोटाइप ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप्स। टीचर्स को वर्क टीचर शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट, बच्चे का जो स्टीरियोटाइप है किसी भी एथनिक ग्रुप को लेके। ठीक है, एथनिक ग्रुप का मतलब होता है जैसे आप पहले से प्रीजुडिसेस कर लेते हो। ठीक है, प्रीजुडिसेस का मतलब है पहले से किसी को जज कर लेना उसकी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो उस स्टीरियोटाइप को रिमूव करना चाहिए। और दूसरी चीज़, अ की एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल स्टूडेंट टू एंगेज इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन, और बच्चे को ऐसे चीज़ों में एंगेज करना है जहाँ पे वो सेल्फ रिफ्लेक्शन दे सके। सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब जैसा हम मेटा कॉग्निशन या फिर जो रिफ्लेक्टिव लेवल है उसमें पढ़ते हैं कि जो भी उसका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे उसने कितनी चीज़ों को सीखा है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। What is the difference between mastery goal and performance goal? मास्टरी गोल और परफॉर्मेंस गोल में क्या डिफरेंस है? मास्टरी गोल नाम से पता चल रहा है, मतलब इस स्ट्रैटेजी में या इस गोल में टीचर जो है वो क्या करता है कि उसको बच्चे को मास्टरी लेवल तक लेके जाना होता है। ठीक है, मास्टरी लेवल का मतलब है जिसमें बच्चा जो है उसको एक डीप अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज होती है अपने सब्जेक्ट मैटर में। और दूसरा है परफॉर्मेंस गोल। परफॉर्मेंस का मतलब है जो पास या फेल होने के लिए, पास होने के लिए बेसिकली बच्चा जो है वो चीज़ों को करता है उसमें। ठीक है, तो मास्टरी उसमें उसको इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती है, लेकिन मास्टरी में डीप अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा फोकस होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मास्टरी गोल फोकस ऑन गेनिंग अप्रूवल फ्रॉम अदर, वाइल परफॉर्मेंस गोल आर फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर। मास्टरी गोल का जो फोकस है वो दूसरे का अप्रूवल गेन करने के लिए होता है, और परफॉर्मेंस जो है वो फोकस करता है फेलियर को अवॉइड करने के लिए। सेकेंड है मास्टरी गोल फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर competing with others, while performance goal are focus on improving one। और ये उल्टा दे रखा है। ठीक है, ये कंपटीशन वाला परफॉर्मेंस में होगा और स्किल वाला मास्टर्स में होगा। मास्टरी गोल आर फोकस ऑन इम्प्रूविंग वन ओन स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क,
परफॉर्मेंस गोल आर फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड, सी इसमें करेक्ट होगा। मास्टरी गोल का जो फोकस है वो खुद के ही स्किल को दोबारा से आप किस तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो, जबकि परफॉर्मेंस गोल का फोकस होता है कि आप किस तरीके से हाई ग्रेड ले सकते हो और एक्सटर्नल जो रिवॉर्ड है जो आपको मिलेगी उसके लिए वो आप कैसे अचीव कर सकते हो। मास्टरी गोल फोकस ऑन अवॉइडिंग फेलियर, ये फेलियर को अवॉइड करने के लिए नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। परफॉर्मेंस गोल फोकस ऑन गेनिंग अप्रूवल एंड रिकॉग्निशन ऑफ अदर, और परफॉर्मेंस गोल्स जो है उसका फोकस होता है कि आप किस तरीके से दूसरों का अप्रूवल लेके जो होता है, तो ये भी गलत होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? मोटिवेशन के दो टाइप्स होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो किसी दूसरे फैक्टर पे या एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन वो है जो किसी दूसरे पे डिपेंड है मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें से इंट्रिंसिक का एग्जांपल बताना है, स्टडिंग टू अवॉइड बीइंग स्कॉल्डेड, आपको डांट ना पड़े इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड है, मतलब आप डांट की वजह से पढ़ रहे हो। पार्टिसिपेटिंग इन अ कॉम्पिटिशन फॉर द प्राइज मनी, आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो प्राइज मनी के लिए, तो कंपटीशन जो है वो भी आपका एक्सटर्नल फैक्टर में आता है। प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, आप एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो अपनी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, खुद के लिए आप कर रहे हो, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट टू इम्प्रेस द टीचर, टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम द टीचर, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बच्चे को बच्चे के अंदर जो स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है उसका यूज़ किया जाता है, उनमें स्टूडेंट्स में क्या क्या होता है? डू नॉट आस्क मैनी क्वेश्चन, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच होती है, तो वो हर तरीके से फ्रीडम के साथ क्वेश्चंस को पुट आउट कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चन टू द टीचर, ठीक है, आस्क क्वेश्चन टू ईच अदर, एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं, और आस्क देमसेल्फ क्वेश्चन, और एक खुद से भी वो, मतलब जो खुद का सेल्फ असेसमेंट होता है वो भी वो कर सकते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बी सी एंड डी। एक्सपेक्टेशंस एसोसिएटेड विद बीइंग मेल और फीमेल आर रेफर टू ए डैश एंड दीज आर लर्न डैश, किसी भी इंडिविजुअल से, मेल और फीमेल से एक्सपेक्टेशन रखना कि मतलब मेल के जो करेक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए और फीमेल है वो किस तरीके से बिहेव करेगी या किस तरीके से उनके करेक्टर्स होने चाहिए, ये किस चीज़ को बताता है? तो मेल और फीमेल किस तरीके से उनके बिहेवियर को एक्सपेक्ट किया जाता है, इसको बोला जाता है जेंडर रोल्स, ठीक है। सेकेंड है एंड दीज आर लर्नड, और ये कब लर्न किए जाते हैं? थ्रू आउट चाइल्डहुड एंड देन एंड इनटू एडल्टहुड, चाइल्डहुड से ही शुरू हो जाता है और थ्रू आउट एडल्टहुड चलता है ये। Lawrence Kohlberg's theory has been critiqued by Carol Gilligan for लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है, ठीक है, उसको कैरोल गिलिगन ने किस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया था? तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मोरल डेवलपमेंट पे हम पढ़ते हैं, जिसपे उन्होंने एडोलसेंट्स पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये जानने के लिए कि वो सही और गलत का जो डिसीजन है वो किस तरीके से ले सकते हैं या फिर ले भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्रिटिसाइज उन्होंने या क्रिटिक उसने उन्होंने इस चीज़ के लिए किया था क्योंकि इन्होंने जेंडर जो रोल्स हैं या जेंडर डिफरेंसेस हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ मेल के करेक्टर्स को या मेल पे ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बेस पे अपनी थ्योरी दी है। फीमेल जो है जो उसका बिहेवियर होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, इग्नोरिंग जेंडर डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग। Which of the following views about intelligence support the respectful consideration of diversity among learners? इनमें से कौन सा है जो बताता है हमें कि इंटेलिजेंस जो है वो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी अमंग लर्नर्स, बच्चे के अंदर डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह से वो चीज़ों को सीख सकता है। आईक्यू टेस्ट आर द ओनली मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, सिर्फ आईक्यू टेस्ट से ही आप इंटेलिजेंस का पता लगा सकते हो, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सिर्फ आईक्यू से नहीं होता क्योंकि अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस हो सकती है, किसी में म्यूजिकल हो सकती है, डांस की हो सकती है, तो वो आईक्यू से पता नहीं चलता। इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड कैन चेंज ओवर टाइम, इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, ये हम मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी में भी पढ़ते हैं कि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक थ्योरी में बताया हॉवर्ड गार्डनर ने, तो कैन बी चेंज और वो चेंज हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा।
इंटेलिजेंस इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर से ये इन्फ्लुएंस नहीं होता, ये जेनेटिक एनवायरनमेंट दोनों से होता है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल करेक्टर, ठीक है, दोनों से हो सकता है, एनवायरनमेंट से भी और जेनेटिक से भी। Who among the following critic the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of इंटेलिजेंस? इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जनरल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है उसको क्रिटिक किया और उसके अल्टरनेटिव में एक थ्योरी दिया, ठीक है। तो जो जनरल इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट है ये हमें दिया था टू फैक्टर थ्योरी में, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है। जी फैक्टर का मतलब है, ये जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है कि उन्होंने हमें बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक इनेट इंटेलिजेंस होती है जो उनको बाय बर्थ मिलती है थ्रू हेरिडिटी, जिसको बोला जाता है जनरल इंटेलिजेंस या फिर कॉमन सेंस, ठीक है, जिसके थ्रू वो अपनी सिचुएशंस को सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए किसी दूसरी इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी इन्होंने बताई थी एक स्पेसिफिक या स्पेशल इंटेलिजेंस जो सिर्फ उन लोगों के पास होगी जिनकी हायर एजुकेशन है या जिनका रिजल्ट में अच्छा स्कोर है, ठीक है। सॉरी, किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर अगर वो करते हैं और हायर उनके पास क्वालिफिकेशन है, उनमें स्पेशल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होगा। तो उसमें दो तरह के ही इंटेलिजेंस के बारे में बताया, इसीलिए टू फैक्टर थ्योरी इन्होंने बोला था। लेकिन इसको क्रिटिक किया था किसने? हॉवर्ड कार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें दी है, ठीक है, और उसमें 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, और 8 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस सारी की सारी कैसी होती है? इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। हर इंडिविजुअल में 8 टाइप की इंटेलिजेंस भी हो सकती है, किसी में 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, सिर्फ जनरल और स्पेशल या स्पेसिफिक फैक्टर जो एस फैक्टर है सिर्फ वही नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।